नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी प्यारे बच्चे बहुत बहुत अच्छे होंगे। सभी का अपने इस शानदार क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। जय झारखंड, जय जोहार। जल्दी से आ जाइए सभी प्यारे बच्चे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भैया, क्या हाल चाल है सबके? सर बढ़िया हैं। तैयारी कैसे चल रही है सर? जबरदस्त तरीके से। पीछे जो पढ़ाए हैं ऐसा तो नहीं है कि सब भूले जा रहे हैं। रिवीजन कंटिन्यू रखा गया होगा। क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे थे, आज क्षेत्रीय राजवंश की दूसरी क्लास में, जहां पर आज हम लोग अपना कह सकते हैं कि आपका प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग खत्म कर लेंगे और आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में आरंभ हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी हमारी। और फिर उसके आगे हम इतिहास के इस क्रम में, शानदार क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो शीलू जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते रामाशीष जी। सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। बिल्कुल लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी प्यारे बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्यारे बच्चों को। धन्यवाद। जल्दी से आ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आ जाइए, स्टार्ट किया जाए। क्या कहानी सर? एक कहानी सुनाई थी आपने सर, कहानी शुरू की थी आपने कि पांडव पांडव मतलब पांडव कह रहा हूं, आपका ये गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल और इन सब का जब समय बीतता गया, उसके बाद जब ये समय काल रहा तो झारखंड एक तरीके से कहिए कि बहुत अछूता रहा इस राजनीति से। लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है आपके मुंडा राज की, तो झारखंड संपूर्ण राज्य के तौर पर मुंडा राज में आ जाता है। राज्य का नाम हुआ करता था सुतिया नागखंड। क्या नाम हुआ करता था? सुतिया नागखंड। ऋषा मुंडा जिसने राज्य की परिकल्पना दी, राज्य के अंदर, झारखंड के अंदर राज्य निर्माण की परिकल्पना रखी, शुरुआत की कह सकते हैं। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असफर जी, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आ जाओ इधर। ठीक है, सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक किया करता था। हाँ, बर्थडे विश खत्म हो गया, अब देख लो इधर, क्लास पढ़ो, इधर आ जाओ। ठीक है, हाँ ध्यान देना इधर। क्या मैं कहानी बता रहा था कि भैया मुंडाओं ने शासन किया झारखंड के अंदर। सबसे पहले मुंडाओं ने सुतिया नागखंड राजवंश का जी स्थापना कर दी। ठीक साहब, स्थापना हो गई, मुंडाओं ने शासन किया। फिर मुंडाओं को अबदस्त करके सत्ता से हटाकर फिर शासनकाल किसका आ जाता है? तो फिर शासनकाल आ जाता है, आपको याद होगा, छोटा नागपुर खास का नागवंश, यानी कि फड़ी मुकुट राय का। फड़ी मुकुट राय कौन व्यक्ति? वह व्यक्ति जिसने क्या किया? जिसने अपना नागवंश की स्थापना की। नागवंश की स्थापना की, यानी मुंडा राज समाप्त हो चुका था, अब नागवंश आ चुका था। दिमाग में बनाते चलिएगा। फड़ी मुकुट राय संस्थापक है, 64 ईस्वी, याद होगा आपको। फिर मैंने आपको बताया था एक व्यक्ति जिसका नाम भीमगढ़ था, जो कि कलचुरियों के संपर्क में आकर कहानी, इतिहास कहानी की तरह याद होना चाहिए प्यारे बच्चे, इतिहास कहानी की तरह याद होना चाहिए। ध्यान देना कि भाई कलचुरियों के संपर्क में कौन आ गया? भीमगढ़ आ गया। अब भीमगढ़ कलचुरियों के संपर्क में आ गया तो इसने भीम राय से अपनी उपाधि क्या ली? भीमगढ़ ली, यानी राय उपाधि लेकर, राय की उपाधि छोड़कर कर्ण की उपाधि लेने वाला पहला शासक आपका भीमगढ़ बन गया था। फिर साथियों सुदासगढ़ आया, प्रतापगढ़ आया, छत्रगढ़ आया, दुर्जन शाह आया। इसमें बहलोल लोधी के समय आपका छत्रगढ़ रहा करता था, छत्रगढ़ रहा करता था। फिर इसी तरह समय बीतता चला गया और फिर हम पहुंच गए थे पलामू, पलामू का रक्सैल वंश की ओर। सर पलामू के रक्सैल वंश तक हमने चीजों को पढ़ा था। अब हम पलामू के ही चेरो वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्त? पलामू के चेरो राजवंश के बारे में। तो कुछ कहानी आपको रिकॉल हुई होगी। हाँ सर, रिकॉल हुई है कि नहीं बताइए, कि क्या पढ़ रहे थे, क्या कहानी चल रही थी, जीवन में किस प्रकार का दुख आरंभ हुआ था, उसको हम लोगों ने समेटा था। कुछ कहानी आपको रिकॉल हुई? यस और नो बताइएगा। आदर्श जी बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बरवा की लड़ाई, बरवा की लड़ाई हुई थी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है, हाँ किसको पराजित किया था? रक्सैल, रक्सैल वाला बरवा की लड़ाई। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां पर ये जो चेरो राजवंश है, इससे कहानी समझना जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताते हुए चलेंगे। शुरुआत किया जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बात बहुत पहले की चल रही है तो एक्यूरेट डेट बता पाना किसी भी चीज के लिए बहुत मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी जो है, हाँ फोकस जहां पर आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा जो डाटा, वो डाटा मैं आपको यहां पर दूंगा। चेरो राजवंश की बात करता हूं। चेरो राजवंश बेटा भागवत राय द्वारा
पलामू में चेरो वंश की स्थापना की गई थी। तो कौन था व्यक्ति इसका संस्थापक? तो आपका भागवत राय था। कौन था बेटा? याद रखना, भागवत राय था जिसने चेरो राजवंश की स्थापना की। क्या की प्यारे बच्चे? स्थापना की थी। स्थापना की थी, याद रखिएगा। क्या की थी? स्थापना की थी भागवत राय। चेरो वंश का संस्थापक पूछ ले, स्थापनाकर्ता पूछ ले, नाम क्या बता दोगे? तो सर भागवत राय बता देंगे। याद रखना, यस और नो। बहुत बढ़िया, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेदिनी राय की, तो मेदिनी राय कौन था? तो सर्वाधिक प्रतापी चेरो शासक था। सर्वाधिक प्रतापी चेरो शासक। तो कभी पूछ सकता है आपसे कि मेदिनी राय किस राजवंश से संबंधित है? तो मेदिनी राय चेरो राजवंश से संबंधित है। क्या यह बात आप याद रखोगे दोस्त? क्योंकि ऐसा प्रश्न आ सकता है आपसे कि मेदिनी राय, जो आपका मेदिनी राय है, वह किस राजवंश से संबंधित है? तो आप कहोगे सर चेरो राजवंश से संबंधित है। किससे? पलामू के चेरो राजवंश से। सर चेरो राजवंश का संबंध कहां से है? अगर कभी इसका पूछ लिया जाए क्षेत्र, तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि सर ने बताया था सर ये पलामू से है। कहां से है? पलामू से। पलामू से संबंध है। कहां से संबंध है इसका? पलामू से संबंध है। भागवत राय संस्थापक है। मेदिनी राय आपका चेरो राजवंश से ही संबंधित है। प्रतापी चेरो शासक था। इसके शासनकाल में चेरो राजवंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो एक प्रश्न आपसे यह भी बनता है कि किसके शासनकाल में चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्यारे बच्चे याद रखेंगे ये इतनी बातें याद रखेंगे? यस और नो? बिल्कुल। सबके कमेंट पहुंच रहे हैं, सबके कमेंट देख भी रहे हैं, लेकिन पढ़ते चलिए। बिल्कुल प्यारे बच्चे, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार थम्स अप दबा के बताइए सभी प्यारे बच्चे कि अगर इतनी बातें क्लियर हैं। हाँ जी सर, मेदिनी राय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेदिनी राय का शासन सर 1658 से लेकर 1674 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1658 से लेके 1674 ईस्वी तक। 1674 ईस्वी तक याद रखना। 1674 ईस्वी तक याद रखना दोस्त। आई बात समझ में? यानी 1658 से लेके 1674 ईस्वी तक आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर है? मतलब लगभग 1658 से लेके 1674 ईस्वी तक ये चेरो वंश का महत्वपूर्ण शासक था। जी हाँ, बहादुर शाह, आपका जहांदर शाह और फर्रुखसियर के समकालीन हुआ करता था। किसके किसके समकालीन? तो बहादुर शाह, फर्रुखसियर और आपका जो जहांदर शाह था, इन जो आपके मुगल शासक थे, इन मुगल शासकों के समकालीन हुआ करता था आपका ये मेदिनी राय। ठीक है, याद रखिएगा इतनी बातें। ठीक, आई बात समझ में? बिल्कुल। और भी रहे इसमें कई सारे शासक रहे हैं, लेकिन क्या सबको पढ़ना महत्वपूर्ण है? नहीं सर। चेरो राजवंश से आपको भागवत राय का नाम याद रखना है, दूसरा मेदिनी राय का नाम याद रखना है। दो नाम याद रखेंगे। बिल्कुल बेटा, हाँ ध्यान दो इधर जी, मजा आ रहा है। देखो अलग प्रकार का सुख उत्पन्न हो रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, हाँ बर्थडे को छोड़ दो, आ जाओ इधर पढ़ लो। हाँ पोस्ट देख ली होगी ना इंस्टाग्राम पे, इसीलिए नहीं डलवा रहे थे। ठीक, इधर पढ़ लो चुपचाप। हाँ समझ आ गया? समझ आ गया। मतलब दिमाग में सर एक मैपिंग बनानी है। सर दिमाग में एक मैपिंग बनानी है कि सर चेरो राजवंश है, स्थापना भागवत राय ने की। सर स्थापना भागवत राय ने की। सर चेरो वंश की स्थापना किसने की? भागवत राय ने की। 4 बार बोलो, कान में, बगल जो बैठा है उसके कान में बोल दो जाके 4 बार, लेकिन याद कर लो। मेदिनी राय सर्वाधिक प्रतापी राजा था। 1658 से 74 ईस्वी तक, 1674 तक इसका शासन रहा। स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है, लंबे समय तक नहीं चलता ना। हाँ हाँ ठीक है, पीडीएफ मिल चुका है बेटा, भेज दिए। ठीक है, क्लियर है। सिंह भूमि का सिंह वंश, सिंह भूमि का सिंह वंश। आइए जरा बात करते हैं सिंह भूमि के सिंह वंश पर बात करते हैं। भाई ये सिंह भूमि का सिंह वंश, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। ये पोराहाट क्षेत्र पर स्थित था। कहां पर दोस्त? तो आपका जो पोराहाट क्षेत्र है ना, इस पोराहाट क्षेत्र पे ये स्थित था। कहां? पोराहाट क्षेत्र पर स्थित था। याद रखिएगा प्यारे बच्चे, कहां पर स्थित था? पोराहाट क्षेत्र पर स्थित था। और सर पोराहाट क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो ये पश्चिम कोल्हान ये रीजन आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला रीजन, ये सर सिंहभूम वाला रीजन। सर इस सिंहभूम वाले रीजन में सर ये वाला जो एरिया है ना, ये येलो किया है, जिसको येलो किया है, ये वाला सर जो एरिया है, ये आपका पोराहाट रीजन है। पोराहाट रीजन है, पोराहाट क्षेत्र है ये पोराहाट क्षेत्र है। याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है दोस्त? तो ये आपका पोराहाट क्षेत्र है। पोराहाट क्षेत्र है। याद रखिएगा बिल्कुल। हाँ ठीक है, याद रखिएगा।
हाँ, जितना महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो बताते चलना है, घबराना नहीं। ठीक है, और हाँ बिल्कुल ठीक है। हम्म, ठीक है। अंतिम तो जय कृष्ण थे, जय कृष्ण राय, 1720 से लेके 70 ईस्वी तक ये जय कृष्ण थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जय कृष्ण थे, जय कृष्ण राय थे अंतिम, जो बच्चा पूछ रहा है उसके लिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। सिंह भूम का सिंह वंश आपको समझ में आ रहा है सर? ये पोरहाट क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसी पोरहाट क्षेत्र में आपका सिंह वंश, सिंह भूम का सिंह वंश रहा करता था। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में दोस्त? बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा बेटा। तो सिंह वंश के उत्तराधिकार द्वारा यहां पर दावा किया जाता था कि सिंह भूम में हो जनजाति के प्रवेश के पूर्व ही अपना राज्य स्थापित कर चुके थे। और वैसे तो बहुत सारे अलग अलग दावे हैं, लेकिन मैं इसमें जो आपसे प्रश्न बताऊंगा, इसमें ये एक्चुअली ना, जो सिंह भूम वंश था ना, ये दो शाखाओं में विभाजित हो गया, और दोनों शाखाओं से एक एक प्रश्न बनता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले सबसे पहले तो ये देखो, ये सिंह भूम या राज्य सिंह भूम के पुरहाट में स्थित था। तो सबसे पहले ये पूछा जाएगा सिंह वंश, ये जो आपका सिंह वंश है, ये सिंह वंश है, ये सिंह वंश कहां स्थित था? तो सिंह वंश पुरहाट में स्थित था। कहां स्थित था? सिंह वंश पुरहाट में स्थित था। ऐतिहासिक ग्रंथ, पारिवारिक इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है। पूछ सकते हैं कि वंश प्रभा, डायरेक्ट प्रश्न बैठेगा बेटा, वंश प्रभा किनका पारिवारिक ऐतिहासिक ग्रंथ है? तो वंश प्रभा सिंह वंश का पारिवारिक ग्रंथ है। किसका? सिंह वंश का पारिवारिक ग्रंथ है, याद रखना। तो एक प्रश्न आपसे अगर ऐसे बनता है कि बताइए वंश प्रभा क्या है, तो वंश प्रभा पारिवारिक ग्रंथ है सिंह वंश का, जिसमें यह बताया गया है। इस देखिए, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से हमें साक्ष्य मिलते हैं, उसी हिसाब से हम इतिहास का अंदाजा लगाते हैं। अब पुराने जमाने के लोग थोड़ी ना जीवित रह गए हैं कि बताएंगे, इतना थोड़ी ना कि 1000 साल, सुनो, 1000 साल लंबा जो है किसी की उम्र है, और कोई कापते बेटा क्या था ना कि सिंह वंश हुआ करता था, और उस सिंह वंश में पुरहाट में रहा करते थे सब लोग, और ऐतिहासिक ग्रंथ वंश प्रभा थी, इसमें हम लोग लिख दिए थे कि 2 शाखाएं थी सर, 2 शाखाओं में सिंह भूम डिवाइडेड हो गया था। तो इस वंश की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। कितनी? 2 शाखाएं थी। तो क्या क्या याद रखना है सिंह भूम से? मतलब सर पुरहाट क्षेत्र याद रखना है पहला, तो सिंह भूम क्षेत्र में भैया, इसके बाद सिंह वंश के लिए पुरहाट के बाद ऐतिहासिक ग्रंथ आपका वंश प्रभा, जिसमें सिंह वंश की 2 शाखाएं बताई गई हैं। 2 शाखाएं, पहली शाखा जो है, अब बात करते हैं सर सिंह वंश की पहली शाखा पे। सिंह वंश की पहली शाखा, ध्यान देना इसको। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है कि भैया 2 शाखा तक समझ में आ गया? 2 शाखा तक समझ में आ गया? हाँ, इधर देखिए, 2-4 कह रहे हैं भोजपुरी में बोलिए, पढ़ ले, चुपचाप पढ़ ले, बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक। सुनो, देखो, कहानी कुल मिला के ऐसी है कि तुमको अभी बताएं 2 चीज, एक चेरो और एक सिंह भूम का सिंह वंश। अब सिंह वंश की पहली शाखा की ओर चल रहे हैं, ध्यान से पढ़ना क्या बता रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, पढ़ लो, इधर देखो। ठीक है, सिंह वंश की देखो, अगर हम इतिहास को क्रम के तौर पर पढ़ेंगे इकट्ठा, बहुत सारा हो जाएगा, वो लोड तुम्हारा दिमाग नहीं झेल पाएगा, वो तुम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके होगे चीजें। आज हम झारखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो झारखंड में क्या बदलाव हुआ इस पर बात करेंगे मात्र। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली शाखा का आरंभ 8वीं शताब्दी से हुआ, और दूसरी शाखा कब से हुई? तो पहली 8वीं शताब्दी से। कब से हुई? तो 8वीं शताब्दी से आपकी पहली शाखा हुई थी। 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी से पहली शाखा, और बेटा आपकी 13वीं शताब्दी से दूसरी शाखा हुई थी। तो हम पढ़ रहे हैं पहली शाखा, तो 8वीं शताब्दी से पहली शाखा जो आपकी पहली शाखा थी, ये 8वीं शताब्दी से इसका आरंभ हो जाता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। याद रखिएगा, पहली शताब्दी से याद रखेंगे दोस्त, बिल्कुल याद रखेंगे शाखा, ये फैक्ट याद रखिएगा, आराम से इसे हजम कीजिए, पहले डाइजेस्ट कीजिए आराम से इसे। पहली शाखा 693 ईस्वी में सिंह भूम पहुंची थी,
और 8वीं शताब्दी के आरंभ में काशीनाथ सिंह ने पोरहाट राज्य की स्थापना कर दी थी। तो पोरहाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, काशीनाथ सिंह ने की थी। किसने? पोरहाट राज्य की स्थापना, पोरहाट राज्य की स्थापना, स्थापना किसने की थी? कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि पोरहाट राज्य की स्थापना किसने की थी, तो काशीनाथ सिंह ने की थी। किसने? काशीनाथ सिंह ने की थी। काशीनाथ सिंह ने की थी। काशीनाथ सिंह ने की थी। किसने की थी? काशीनाथ सिंह ने की थी। पोरहाट राज्य की स्थापना किसने की थी? हाँ, काशीनाथ सिंह ने की थी। मेरा हुआ लोगों, पढ़ लो चला चुपचाप। पढ़बो कि ना पढ़बो? हाँ, इधर सुनो, देखो, सिंह वंश 8वीं शताब्दी से पहली शाखा की लगभग सर शुरुआत होती है और पोरहाट राज्य की स्थापना सर काशीनाथ सिंह कर देते हैं। कौन कर देते हैं? सर आपके काशीनाथ सिंह कर देते हैं। ये बात तो सर समझ में आ चुकी है सर, काशीनाथ सिंह कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर काशीनाथ सिंह कर देते हैं। सर पोरहाट राज्य की स्थापना तो इन्होंने कर दी और लगभग मान के चलिए कि टोटल यहां पर 13 शासकों ने शासन किया। कितने शासक रहे कुल इसमें? 13 शासकों ने सिंह वंश में शासन किया। ठीक बात सर, 13 शासकों ने किया। आइए जरा सा देखते हैं, इधर देखिए। यही बातें आपको प्रॉपर थ्योरी फॉर्मेट में लिखी मिलेंगी जो मैंने अभी आपको फैक्चुअल बताया। सर पहली शाखा का आरंभ 8वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि दूसरी शाखा का आरंभ 13वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा, पहली शाखा का आरंभ 8वीं शताब्दी में हुआ, दूसरी शाखा का आरंभ 13वीं शताब्दी में होता है। इसके बाद सर पहली शाखा आपकी 693 ईस्वी में सिंहभूम पहुंची थी तथा 8वीं शताब्दी के आरंभ में काशीनाथ सिंह ने पोरहाट राज्य की स्थापना भी कर दी थी सर। तो पहली शाखा का आरंभ आपका पोरहाट राज्य की स्थापना आपकी 8वीं शताब्दी में होती है। लगभग 13 शासकों ने यहां पर शासन किया था। कितने? टोटल 13 शासकों ने यहां पर शासन किया था। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बताइएगा। सात भाषाएं आती हैं हमें, बताओ कौन कौन सी सुनोगे? बोलो। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अमर बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्टी बिल्कुल, तुम सिलेक्शन लेके आओ, सबसे पहले तुम्हें ही पार्टी देंगे, टेंशन मतलब। ठीक, आई बात समझ में? क्लियर है दोस्त? क्लियर है? यस और नो बताइएगा, यस और नो। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। संभवतः पहली शाखा के शासकों ने आरंभ में छोटा नागपुर खास का, जो छोटा नागपुर खास था, उस छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी शासक थे वो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे, क्योंकि उसी समय काल पे आपका ये जो छोटा नागपुर खास है, जो छोटा नागपुर खास का क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर शासन किसका चल रहा था? तो नागवंशियों का शासन चल रहा था। तो उसी समय पे जो पहली शाखा के शासक थे जिन्होंने आपके पुरहाट राज्य की स्थापना की थी, क्योंकि भाई पुरहाट का देखेंगे, सिंहभूम का क्षेत्र देखिए और इधर साइड आप नागवंशी शासकों का अधिकार क्षेत्र देखिए, लगभग सर समान दिख रहा था। तो नागवंशी शासक दबदबे में थे, तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से, लेकिन बाद में, शुरुआत में तो इन्होंने अधीनता स्वीकार की, लेकिन बाद में जब स्वतंत्र रूप से शासन भी करने लग गए, मतलब शुरुआत में तो अधीनता स्वीकार की, बाद में ये शासन इनका स्वतंत्र रूप से होने लग गया। तो यही बात यहां लिखी है कि पहली शाखा के शासकों ने आरंभ में छोटा नागपुर खास के नागवंशियों की अधीनता स्वीकार की, परंतु बाद में वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लग गए। सर पहली शाखा का शासन 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विद्यमान रहा, मतलब कि सर 13वीं शताब्दी तक ये पहली शाखा यहां तक चलती रही, फिर शुरू होती है आपकी दूसरी शाखा आपकी 13वीं ही शताब्दी से। याद रखिएगा दोस्त, दूसरी शाखा की बात करते हैं सर। दूसरी शाखा, सर अभी आपने कहानी बताई थी कि सर 13वीं शताब्दी के आसपास का समय काल जो था उसमें आपकी सिंह वंश की दूसरी शाखा प्रारंभ हो जाती है। कौन सी शाखा? सर सिंह वंश की दूसरी शाखा प्रारंभ हो जाती है। सर जैसे आपने मेरे साथ पढ़ा कि सर पहली शाखा आपके काशीनाथ सिंह द्वारा
स्टैब्लिश की गई, स्थापित की गई। किसके द्वारा? काशीनाथ के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जो आपकी दूसरी शाखा है, इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर दर्प नारायण, दर्प नारायण सिंह द्वारा। किसके द्वारा? दर्प नारायण सिंह द्वारा। तो दर्प नारायण सिंह द्वारा स्थापना किसकी की गई? तो दर्प नारायण द्वारा दूसरी सिंह वंश की शाखा की स्थापना की गई। हां, इधर देखो, पढ़ लो चुपचाप। हाँ, दो चार लोगों बहुत मजा आ रहा है। हाँ, आदित्य चौरसिया जी का अलग दुख चल रहा है, 16वीं शताब्दी से पीछे कैसे चले गए? अरे भैया, एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग शासन नहीं चल सकता क्या? हाँ, अलग अलग क्षेत्र में शासन चल रहा है ना, अलग अलग क्षेत्र में शासन चल रहा है ना, क्रम थोड़ी ना बढ़ा रहे। फिर मैं बोल रहा हूं, इसको इस तरीके से मत पढ़ोगे तुम। इतिहास का इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, झारखंड में छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंश पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रीय राजवंश एक समय पे क्या दो राजवंश शासन नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं। क्या सोचो, एक राज्य के अंदर दो राजवंश नहीं शासन कर सकते? सर यहां तो बतेरे थे, बहुत सारे थे जो शासन कर रहे थे एक ही समय पे। तो क्या उनका समयकाल भी समकालीन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर। तो यह प्रश्न आपके अंदर से उठना ही नहीं चाहिए था। ठीक, सोनम कुमारी जी ध्यान दीजिएगा इधर। सिंह वंश की दूसरी शाखा है 1205 ईस्वी में, और ये दर्प नारायण सिंह भैया ये स्थापना करता हो जाते हैं। याद रखिएगा, 1205 से लेके 1262 ईस्वी तक इनका शासन रहता है, और इन्होंने ही आपके सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। पहली शाखा काशीनाथ सिंह, याद रखना। दूसरी शाखा आपको याद रखना है दर्प नारायण सिंह। क्या याद रखना है? काशीनाथ सिंह और दर्प नारायण सिंह। सर दर्प नारायण सिंह के पश्चात क्रमशः अगर मैं बात करूं तो आपके युधिष्ठिर, फिर काशी और फिर राम सिंह शासक बने। काशी राम सिंह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। उसी समय पे मुगल शासन जो है वो चल रहा था भारत में। और एक नाम आपको जरूर याद रखना है काशी राम सिंह का। और काशी राम सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि आपके दर्प नारायण सिंह, मतलब वो बहादुर शाह के बिल्कुल समकालीन थे। क्या थे? बहादुर शाह के समकालीन थे। याद रखिएगा दोस्तों, क्या इतनी बातें क्लियर है? एक बार बता दीजिए। काशी राम सिंह का नाम याद रखेंगे, मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। प्रश्न कैसे बनेगा? बताइए कि कौन निम्नलिखित में से बहादुर शाह प्रथम के समकालीन झारखंड का शासक था, और वो संबंध उसका सिंह वंश से है। आप कहोगे काशीराम सिंह। क्या इतनी बातें क्लियर है? एक बार बता दीजिए। अच्छा, झारखंड पुलिस का किसने किसने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया है? आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने झारखंड पुलिस का पेपर लगाया है पहले? बताइए जी, आप ही पूछ रहे हैं। अगर लगाया है तो मुझे एक बार जवाब दीजिए कि आपको झारखंड जीके, जो कि मतलब पूरी की पूरी जीएस, जो कि आपके 25 प्रश्न आते हैं, उनमें से कितने प्रश्न आपको झारखंड जीके के देखने के लिए मिले? बताइए। जिसने कभी लगाया हो वही उत्तर देगा। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो बोलो, यस और नो। हाँ जी सर, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक, आगे बढ़े जी। ठीक है। हाँ, तो मतलब सर ये क्या, ये सिंह वंश की सर दूसरी शाखा थी सर, दर्प नारायण सिंह 1205 ईस्वी में स्थापना कर देते हैं सर। पहली शाखा सर काशीनाथ सिंह, हाँ काशीनाथ सिंह सर, याद रखना है सर। इसके बाद सर बहादुर शाह के समकालीन आपके काशी राम सिंह, आपके मुगल शासन के दौर पे आपके शासन में रहते हैं। याद रखिएगा, ये आपका सिंह वंश था। तो सिंह वंश में आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन दे देता हूं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आपने क्या पढ़ा आज। सर सबसे पहले आपने क्या सीखा? ठीक, ठीक है। नहीं लगाया, लगाना चाहिए बेटा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, औसतन औसतन ये मान के चलिए
आपको 5 से लेके 12 प्रश्न के बीच में मिल सकता है। ठीक है, कुछ प्रश्न डायरेक्ट आपके झारखंड जीके से होंगे और कुछ प्रश्न जो जीएस के होंगे, वो रिलेटेड होंगे आपके झारखंड से। यानी कि अगर झारखंड जीके बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो वो आपके प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। प्रियंका कुमारी जी साफ है, थोड़ा सा बेटा खोल के देखिएगा उसको। ठीक है सर, चेरो पढ़ाया था आपने सर, स्थापना भागवत राय थे, पलामू क्षेत्र था इनका, याद रखिएगा। चेरो वंश भागवत राय ने स्थापना की थी। मेदिन राय इसका आपका प्रतापी शासक था, स्वर्ण युग कहा जाता है मेदिन राय के समय को। सर सिंहभूम का सिंह वंश सर आपका पोरहाट क्षेत्र में पड़ता है सर, ये पोरहाट में स्थापित किया गया। और आपका पारिवारिक ऐतिहासिक ग्रंथ जो वंश प्रवाह है, इसके अनुसार ये 2 शाखाओं में बढ़ गया था। पहली शाखा 8वीं शताब्दी में पोरहाट राज्य की स्थापना सर काशीनाथ सिंह ने की थी, 13 शासक हुए। इसके बाद आपका लगभग जो है ये 13वीं शताब्दी के आसपास समाप्त हो गया। और उसके बाद फिर आती है दूसरी शाखा जिसमें दर्प नारायण सिंह ने स्थापना की थी। और दर्प नारायण सिंह के बारे में एक बात याद रखिएगा कि युधिष्ठिर और काशी और राम सिंह इनके बाद शासक बने थे। और काशी राम सिंह आपके बहादुर शाह प्रथम के समकालीन हुआ करते थे, याद रखिएगा। अब बात किसकी कर रहे हैं, एक बार थम्स अप दबा के बता दीजिए क्या इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हैं? यस और नो? अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये क्या सर, ये मानभूम वंश है सर। ये सर क्या है, ये मानभूम वंश है। मानभूम का मान वंश है। कौन सा? मानभूम का ये मान वंश है, याद रखिएगा। ये वाला जो रीजन है झारखंड का, ये वाला रीजन सर मानभूम का मानवंश, याद रखिएगा दोस्त। अगर मैं मानभूम के मानवंश की बात कर रहा हूं तो कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। सर ये जो सर मानभूम का मानवंश है ना, ये हजारीबाग तथा मानभूम जो आपका धनबाद रीजन है, इस धनबाद रीजन में आपका इसका क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। यानी कि हजारीबाग वाला क्षेत्र और धनबाद रीजन वाला जो क्षेत्र है, वहां पर आपको इसका जो है लोकेशन देखने के लिए मिलती है। आई बात समझ में? यस और नो? क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए जरा सा देखते हैं। तो इस वंश का शासन हजारीबाग तथा मानभूम धनबाद के क्षेत्र में विस्तारित था। तो कहां पर था? एक तो पहले हजारीबाग को ध्यान रखना है, दूसरा आपको मानभूम क्षेत्र को याद रखना है। मानभूम जो कि धनबाद में पड़ता है और एक हजारीबाग है। इन दोनों जगह आपका क्या फैला हुआ था? तो इन दोनों जगह आपके इस वंश का शासन फैला हुआ था। अब जब इस वंश का शासन दोनों जगह फैला हुआ था तो हजारीबाग के दूधा पानी से जो प्राप्त 8वीं शताब्दी के शिलालेख तथा धनबाद के निकट गोविंदपुर प्राप्त कवि गंगाधर द्वारा रचित 14वीं शताब्दी के शिलालेख इस वंश के विषय में, वहां से ही हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो मानभूम का मानवंश है, इस मानभूम के मानवंश की जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो याद रखना, हजारीबाग के दूधा पानी से प्राप्त 8वीं शताब्दी का जो शिलालेख है उससे, और आपके धनबाद के गोविंदपुर से प्राप्त कवि गंगाधर द्वारा लिखित जो 14वीं शताब्दी का शिलालेख है, इस वंश के विषय की जानकारी हमको उसी शिलालेख से प्राप्त होती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? यह था आपका मानभूम का मानवंश, मानभूम का मानवंश, ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है। हाँ, मिलेगी मिलेगी रंजीत जी। ठीक ठीक। तो हजारीबाग के दूधापानी से प्राप्त 8वीं शताब्दी के शिलालेख तथा धनबाद के निकट गोविंदपुर से प्राप्त गंगाधर द्वारा रचित 14वीं शताब्दी के शिलालेख से इस वंश के विषय में आपको जानकारी मिल जाती है। मिल गई जानकारी, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई जानकारी, चलो अच्छी बात है सर। ठीक है। मानवंश के शासक अत्यंत अत्याचारी थे। क्या थे भैया? अत्याचारी थे सर, बिल्कुल अत्याचारी थे, बिल्कुल अत्याचारी थे। इनके जो मानभूम के जो शासक थे वो अत्याचारी थे, अपनी प्रजा पे अत्याचार किया करते थे। मानवंश के जैसे शासक जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध 10वीं शताब्दी में भूमिज लोगों द्वारा स्वराज आंदोलन किया गया था।
तो आप कह सकते हैं, आपसे कभी प्रश्न बन सकता है कि मध्यकालीन के इतिहास, मतलब अब मध्यकालीन इतिहास कह लीजिए, तो मिडवल पीरियड से ही आपसे प्रश्न बन सकता है कि भूमिज लोगों ने स्वराज आंदोलन किसके खिलाफ 10वीं शताब्दी में किया था। तब आप बोलोगे कि मान वंश के शासकों के खिलाफ किया था, क्योंकि बहुत ही अत्याचारी टाइप के शासक थे, जनता का शोषण करके उसे निचोड़ कर एकदम रखने वाले ये मान वंश के शासक आपके अत्याचारी थे। 10वीं शताब्दी के भूमिज लोगों के स्वराज आंदोलन का कारण थे। ये बात याद रखिएगा, रखेंगे याद, यस और नो? बिल्कुल। मान राजाओं के शोषक चरित्र के कारण ही यहाँ की जो सबर जनजाति है वो मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचाल क्षेत्र में चली गई थी। याद रखिएगा, पंचेत क्षेत्र में चली गई थी। जो पंचेत क्षेत्र था, मैंने पंचेत आपको बताया था, याद करिए कल की क्लास में कि पंचेत क्षेत्र कहां पड़ता है। बिल्कुल। मतलब सर यहां पर सर कुल मिला के क्या बातें याद रखनी है, तो एक तो स्वराज आंदोलन वाली बात याद रखिएगा कि मानवंश के अत्याचारी गुणों के कारण भैया अवगुण थे इनके ये, और भूमिज लोगों ने यहाँ पर स्वराज आंदोलन कर दिया था। और फिर यही जो शोषक चरित्र था, इसी कारण जो है ये सबर जनजाति के जो मानभूम क्षेत्र के लोग हैं ये छोड़कर कहाँ चले गए, तो पंचेत क्षेत्र में चले गए, वहां पर पलायन कर गए। सर पंचेत क्षेत्र में चले गए तो पंचेत राज्य की भी तो स्थापना होगी। बिल्कुल सर, पंचेत राज्य की स्थापना होगी, सबको याद है पंचेत राज्य की स्थापना यहीं पर की जाएगी। बिल्कुल, आई बात समझ में? ठीक है, मैं बोलता हूं ब्रजेश तिवारी जी की वो भी आपके पढ़ जाए, ठीक है? हाँ, थोड़ा पढ़ लीजिए तो फिर टेस्ट लगाने में आराम रहेगा, ठीक है? हाँ। ठीक है, ये आपका जो पंचायत क्षेत्र है ये आपका मानभूम क्षेत्र में ही स्टैब्लिश था, याद रखिएगा। तो पंचायत क्षेत्र की बात करता हूं तो यह राज्य आपका मानभूम क्षेत्र में ही स्थापित हुआ करता था। इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, सर्वाधिक पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल आपका इस क्षेत्र का अगर राज्य बात करूं तो वो कौन सा था, तो आप कहोगे कि मानभूम क्षेत्र था, मानभूम क्षेत्र था, याद रखिएगा। आई बात समझ में? हाँ। जनश्रुतियों के अनुसार पंचेत राज्य की स्थापना काशीपुर नरेश अनित लाल की पुत्री ने की थी। किसने? पुत्र ने की थी, सॉरी, किसने की थी? तो याद रखिएगा, अनित, काशी नरेश थे आपके अनित लाल के पुत्र ने, अनित लाल के पुत्र ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, किसने स्थापना की थी? अनित लाल के पुत्र ने इसकी स्थापना की थी। काशीपुर नरेश की रानी जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के क्रम में वन यानी पंचेत में एक बच्चे को जन्म दिया जो आगे चलकर पंचेत राज्य का संस्थापक बना। तो पंचेत राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय की पूंछ है जो पूछा जाता है, अथवा चवर है। चवर क्या होता है देख पा रहे हो, ये है चवर, ठीक है? तो चवर था, इस कारण से इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता है। तो 1 मिनट का समय दो और मैं आपको पूरा क्विक रिवाइज करा के ये बताता हूं कि आपको याद क्या क्या रखना है। यहां से देखो सर, मानभूम वंश की बात कर रहे हैं तो सर इस वंश में आपको याद रखना है कि ये क्षेत्र जो है हजारीबाग है और मानभूम का धनबाद क्षेत्र है। सर 8वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ और कवि गंगाधर द्वारा रचित शिलालेख आपका इस विषय की, इस वंश की जानकारी आपको मिलती है। सर अत्याचारी टाइप के राजा हुआ करते थे, मतलब बहुत बदतमीज, जिसको पा जाए उसको ठोक दें, बजा दें कि मार तुम यार ये क्या कर रहे हो, लाओ ये जमीन हमें दो। ये अत्याचारी टाइप के राजा हुआ करते थे। इन्होंने जो है जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध में यहीं के जो मानवंश का शासक था, स्वराज आंदोलन भी भूमिज लोगों ने करा, जिनके पास भूमि थी और वो बहुत ज्यादा टैक्स वगैरह वसूलने लग गए थे, तो ये आंदोलन भी किया। मान राजाओं के शोषक चरित्र के कारण जो पंचेत क्षेत्र को, मतलब सबर जनजाति जो है ये इनका क्षेत्र छोड़कर जो है पंचेत क्षेत्र में पलायन कर गई थी। तो एक जनजाति का ही पूरा का पूरा पलायन का कारण बन गए थे ये लोग कि भाई लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। पंचेत राज्य की जब मैं बात करता हूं तो ये मानभूम क्षेत्र में ही स्थापित था, सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य अपने आप में माना जाता था। अनितलाल के पुत्र जो है उनकी जानकारी नहीं मिलती, ये मिलता है कि अनितलाल के पुत्र हैं जिन्होंने आपके इसकी स्थापना की। और काशीपुर नरेश की रानी जो जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी, तो जब वो प्रेग्नेंट रही होंगी तो उन्होंने एक वन, जो शाब्दिक अर्थ है पंचेत जिसे बोला जाता है, उसी पंचेत में एक बच्चे को जन्म दिया जो आगे चलकर पंचेत का संस्थापक बना, ऐसा किंवदंती है। और पंचेत का जो क्या रखा गया, मतलब इसे राज चिन्ह रखा गया, ये कपिला गाय की पूंछ रखी गई और इसे जो है चवर इसका चिन्ह रखा गया और ये गोमुखी राजा की संज्ञा दी गई, इसे गोमुखी राजा की संज्ञा दी गई। तो इस कारण से इस राज्य को, इस राज्य के जो राजाएं हैं उन राजाओं को गोमुखी राजा की संज्ञा दी गई, याद रखिएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल।
ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपको? मानवंश से, सॉरी पंचायत राजवंश से आपको इतनी बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है अमर जी, ओके 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 बेटा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चा? हाँ, मजा आ रहा है? सुनो, ध्यान दो, अभी सब रिवाइज करा दूंगा 5 मिनट के अंदर। चीजें याद होनी चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए कुल मिला के। हाँ देखो, अलग प्रकार का दुख चल रहा है, कह रहे हैं गुरुजी ये जो दुख है खत्म नहीं होता हमारे जीवन से। हाँ बताओ, ठीक। ठीक है, शुक्रिया, चलो बहुत बढ़िया, जिंदाबाद 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 भाई, आ जाओ इधर। देखो थम्सअप दबा के बताइए, इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार थम्सअप दबा के बताइएगा सभी प्यारे बच्चे। हाँ देखो, क्वेश्चन आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पढ़ा रहे, पढ़ लो, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे घबरा नहीं पाओगे बिल्कुल जरा सा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ऐसा कर लेंगे, जैसे जैसा जैसा कहो, ओके। खड़गडीहा, खड़गडीहा राज्य सर, ये जो खड़गडीहा राज्य है, ये खड़गडीहा राज्य है, ये खड़गडीहा राज्य की बात कर रहे हैं सर। किसकी बात कर रहे हैं सर? खड़गडीहा राज्य की बात कर रहे हैं सर। खड़गडीहा की बात करेंगे सर। खड़गडीहा राज्य आपका कहां पर था? तो ये सर, ये लोकेशन जो ये वाली लोकेशन पड़ती है, ये आपके खड़गडीहा राजवंश की पड़ती है सर। ये वाली सर जो लोकेशन है ना सर, ये वाली लोकेशन देवघर, दुमका, गुड्डा, साहिबागंज, गिरडीह, गिरडीह एरिया, गिरडीह, ये भी। हाँ, तो ये आपका खड़गडीहा राज्य आपको यहां देखने के लिए मिलता है। कौन सा? खड़गडीहा राज्य देखने के लिए मिलता है। ये कहां पर स्थित था? तो ये उत्तर पूर्व में स्थित था। उत्तर पूर्व में सर, उत्तर पूर्व में स्थित था, उत्तर पूर्व में राज्य स्थित था। अच्छा, खड़गडीहा उत्तर पूर्व, सर कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर पूर्व थोड़ा बताएंगे तब समझ में आएगा सर। इसे नॉर्थ बोलते हैं सर, नॉर्थ है सर, उत्तर बोलते हैं। हाँ, दिशा, दिशा भ्रम वालों इधर देख लो, दिशा भ्रम हो रहा है सर, दिशा भ्रम हो रहा है सर, देखो इधर सर, ये दक्षिण है सर, साउथ बोलते हैं इसे सर। सर ये आपका पूरब है सर, ईस्ट बोलते हैं सर, हाँ ईस्ट, ठीक है सर। ये क्या है सर? वेस्ट है सर, पश्चिम है सर, पश्चिम है। तो कभी कभी जीवन में एक प्रकार का दुख उत्पन्न हो कि सर ये क्या दक्षिण, उत्तर पूर्व क्या होता है सर? ये आपका उत्तर से लेके पूर्व तक, तो ये जो हुआ क्या हो गया? ये दिशा कहलाई उत्तर पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा। तो ये राज्य आपका कहां पर स्थित था? गिरिडीह, तो सॉरी खड़गडीह, खड़गडीहा, खड़गडीहा कहां पर स्थित था? खड़गडीहा, तो कहोगे उत्तर पूर्व में स्थित था। 15वीं शताब्दी में हंसराज देव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, शताब्दी में 15वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, स्थापनाकर्ता का नाम हंसराज देव। कौन है भैया? हंसराज देव है, हंसराज देव है, हंसराज देव है, ध्यान रखना। हंसराज देव ने इसकी स्थापना की थी। मतलब सर आइए जरा सा देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। खड़गडीहा राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। कहां पर? रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। कहां पर स्थित था सर? रामगढ़ राज्य। अगला राज्य हम लोग रामगढ़ ही पढ़ रहे हैं, समझे? इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे आओगे ना तो ये वाला जो रीजन है ये रामगढ़ वाला पड़ेगा, समझ रहे हो? ये आपका कौन सा रीजन है? बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, ये वाला जो रीजन है ना, ये रामगढ़ रीजन है, रामगढ़ रीजन है, ध्यान देना इसको सर। ये रामगढ़ रीजन के उत्तर पूर्व में स्थित था। बात तो सर समझ में आ रही है सर। इस राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में हंसराज देव ने की थी। यह अगला फैक्ट ध्यान रखना, किसने की थी? हंसराज देव ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा किसकी? तो आप कहोगे हंसराज देव ने किसकी स्थापना की? तो आप कहोगे खड़गडीहा वंश की स्थापना की। अब बात करो रामगढ़ राज्य की। हाँ, क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ अमर जी, बताओ प्यारे बच्चे। हाँ क्लियर है, इतनी बातें, इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ रामगढ़ राज्य। हाँ बिल्कुल कराएंगे क्वेश्चन आंसर, अंकुश भैया परेशान ना हो, कराएंगे। हर चीज का समय होता है, जब उसका समय आएगा वो भी कराएंगे, घबराओ नहीं, ठीक है? सर रामगढ़ राज्य, सर रामगढ़ राज्य मतलब सर ये तो क्या सर आपका ये खड़गडीहा वंश दिख रहा है, खड़गडीहा,
खड़गडिहा के बाद सर ये जो एरिया है सर, ये वाला एरिया सर, ये सर रामगढ़ है सर, रामगढ़ वंश है सर, सर रामगढ़ राज्य है सर, सर रामगढ़ राज्य है, और इसी को पढ़ना है सर, रामगढ़ राज्य है। अच्छा सर रामगढ़ राज्य है सर। रामगढ़ राज्य की स्थापना बाघदेव सिंह ने की थी। किसने? बाघदेव सिंह ने, बाघदेव सिंह ने की थी। किसने की थी? बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। याद रखिएगा, स्थापना बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? सर बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। याद रखिएगा, किसने स्थापना की थी? बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। किसकी? राज्य की स्थापना की थी 1368 ईस्वी में। 1368 ईस्वी में 1368 1368 ईस्वी में 1368 ईस्वी में बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी 1368 ईस्वी में। याद रखिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? यस और नो एक बार बताइएगा। हाँ जी क्लियर है, क्लियर है, बताइए प्यारे बच्चे। हाँ जी। क्यों नहीं देखते भानु सिंह पाल जी? पढ़ लो चुप्पे चाप। बाघदेव सिंह ने स्थापना की थी। हाँ, हंसराज देव जो है ये बेटा हाँ ये बंदावाद जाति के थे और ये खड़गडिहा राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो वहां से इधर कंफ्यूज नहीं करना। ये बाघदेव हैं, वो हंसराज देव हैं। तो मतलब ये क्या देव देव चल रहा है सर? ये बाघदेव सिंह है, ध्यान रखना। ठीक है। हम्म। हाँ सर, एक्चुअली इसकी जो कहानी चलती है कि बाघदेव सिंह के बड़े भैया थे आपके सिंहदेव। क्या नाम था उनका? सिंहदेव नाम हुआ करता था। जो सिंहदेव थे ये पहले आप बात करें तो ये जो बाघ आपका रामगढ़ राज्य है, पहले ये रामगढ़ राज्य नहीं हुआ करता था। तो सिंहदेव जो है नागवंशी शासकों की सेवा किया करते थे। अब नागवंशी शासकों की सेवा करते करते इनका नागवंशी शासकों से विरोध हो गया, लेकिन पोजीशन अच्छी थी, मजबूत थे, घर चले आए, बाहुबली थे, अच्छा जो है रुतबा था। इन्होंने धीरे धीरे करके एक बड़का गांव नाम का क्षेत्र था, उसमें स्थित जो कर्णपुरा था, उस कर्णपुरा पे वहां के शासक को हराया और खुद बन गए अधिकारी, खुद बन गए वहां पर राजा। धीरे धीरे इन्होंने 21 परगनों को इकट्ठा किया और रामगढ़ राज्य की स्थापना कर दी। और बाघदेव सिंह ने अपने शासन को स्थापित प्रदान करने के लिए समय समय पर अपनी राजधानी को भी स्थानांतरित करते रहे। आइए जरा सा देखें तो सन 1368 में, कब बात कर रहे हैं? लिखवाया भी 1368 है ना? हाँ ठीक। 1368 में बाघदेव सिंह द्वारा इस राज्य की स्थापना की गई। धीरे धीरे उन्होंने 21 परगनों पर भी अधिकार कर लिया और इन परगनों से मिलकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई। तो एक प्रश्न डायरेक्ट आपसे बनेगा कि कितने परगनों से मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 21 परगनों को मिलाकर की गई थी। 21 परगनों को मिलाकर की गई थी। याद रखिएगा, कितने? 21 परगनों को मिलाकर की गई थी। इनकी प्रथम राजधानी सिसिया थी और सिसिया के जब उपरांत जो है आपकी उर्दा हो गई। तो सिसिया, क्योंकि भाई नया नया राज्य बनाए थे तो सिक्योरिटी का बहुत थ्रेट था, तो ये अपनी राजधानी बार बार बदल रहे थे। सिक्योरिटी का बहुत दिक्कत होती थी, मैनेज करने की बहुत दिक्कत होती थी। नई नई राजधानी बनाए थे, तो 4 दिन इस राजधानी में, 4 दिन उस राजधानी में। तो सिसिया से इन्होंने उर्दा अपनी राजधानी की थी। तो कभी पूछ ले सिसिया से उर्दा राजधानी किसने की, तो आप बता देना। ठीक है सर, रामगढ़ राज्य की कुछ राजधानियों का क्रम और उनके संस्थापक का नाम है, और यहीं से आपका इतिहास समाप्त हो जाएगा। कौन सा? प्राचीन भारत का। अब हम लोग आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे कल से। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो मैं अभी आपको रीड आउट करा देता हूं, एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूं, उन्हें आपको रिवीजन स्वयं करना है। सर, सिसिया का बाघदेव सिंह ने ही उर्दा बनाई थी राजधानी। हेमंत सिंह ने ही बादाम राजधानी बनाई थी, बादम। और दलेल सिंह ने रामगढ़ और इचाक को राजधानी तेज सिंह ने बनाई थी, और आपके पद्मा की राजधानी ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने बनाई थी। क्या सर जरूरी है बात करना? नॉट सो इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार देख लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। जी हाँ, नॉट सो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी देख लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। लास्ट वंश एक और आता है आपका ढाल भूम वंश। कौन सा आता है सर? ढाल भूम वंश। रामगढ़ राज्य के बाद अगला वंश आता है सर ढाल भूम वंश। और ढाल भूम वंश याद रखना, इसका
स्थान जो पूर्वी सिंह भूमि का क्षेत्र है, ये आपका ढाल भूम वंश है। कौन सा? पूर्वी सिंह भूमि का जो क्षेत्र है यही आपका ढाल भूम वंश है। ढाल भूम वंश है, घाटशिला के पास ढाल भूम वंश पूर्वी सिंह भूमि में। ढाल राजा धोबी जाति के थे। तो किस पूछे जाएगा कि ढाल राजा किस जाति के थे, तो आप कहोगे सर धोबी जाति के ढाल राजा थे। ढाल वंश में नरबली प्रथा प्रचलित थी। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय वंश है जहां पर नरबली प्रथा प्रचलित थी। तो आप बताओगे कि जो नरबली प्रथा थी वे आपके ढालभूम वंश में प्रचलित थी। कहां पर? ढालभूम वंश में प्रचलित थी। यह बात आप बताओगे और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर है? मतलब सर ढालभूम का ढाल वंश आपको समझ में आया। स्थान था पूर्वी सिंह भूमि, ढाल राजा धोबी जाति के थे, ढाल वंश में नरबली प्रथा प्रचलित थी। यह बात याद रखिएगा। आई बात समझ में? क्या इतनी कहानी आप सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? बिल्कुल। और ये आपका यहीं से समाप्त हो जाता है आपका प्राचीन भारत इतिहास, और यहीं से अब यहां से अब आपका एंड हो जाता है। और अब हम लोग मध्यकालीन की ओर चलेंगे। कहां पर? मध्यकालीन की ओर चलेंगे। ठीक है, ध्यान देना, मध्यकालीन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले एक स्लाइड आपको दिखा रहा हूं जिसमें प्राचीन काल से लेकर अभी तक जो भी ऐतिहासिक घटनाक्रम हुए हैं उन सभी घटनाक्रमों का एक क्रम है। वे मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूं ताकि आप जब कभी इसको रिवाइज करें तो ये आपके क्विक नोट की तरह आपको काम करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, बस आपको मन शांत करके इसे सुनना है एक बार, और जब भी कभी मौका पड़े इसको उठाकर एक बार देख लेंगे। तो एक दिमाग में फ्लो चार्ट, इसे मैं माइंड मैप बोलता हूं। क्या बोलता हूं प्यारे बच्चे? माइंड मैप बोलता हूं। यह याद करने की तकनीक होती है। मान लो आप कभी कोई चीज लंबे दौर तक याद रखना चाहते हैं, क्योंकि इतिहास एक लेंदी सब्जेक्ट है, तो उसमें की पॉइंट्स को उठाइए, क्या महत्वपूर्ण है, और उसको जो है प्यारे बच्चे अपने दिमाग में माइंड मैप की सहायता से याद करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक बार मैं कराऊंगा, उसके बाद आपको इसे मल्टीपल रिवीजन देना है, जिससे आपको यह बाद में बहुत हेल्पफुल रहेगा। पेपर से ठीक पहले रिवीजन करके एक बार क्विक स्कैन करके जा सकते हैं इस चीज को। नरबली प्रथा क्या है? काट देना, समझ रहे हो? निपटा देना, किसी को बलि दे देना। बलि मतलब होता है चढ़ावा, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता बलि। ठीक है, हाँ, पूजा करने में देवी देवताओं को लोग चढ़ाते हैं, कुछ लोग और टोना टोटका के तहत। 6000 से 4000 ईसा पूर्व असुरों का झारखंड में प्रवेश हो गया था, ऐसा माना जाता है। 4000 से 3000 ईसा पूर्व में इसी काल में सिंहभूम क्षेत्र में तांबे की खोज हुई थी। तो सिंहभूम क्षेत्र तांबे की खोज कब हुई थी? तो लगभग 4000 से 3000 ईसा पूर्व तांबे की खोज इसी समय काल पे हुई थी। सर 3000 से, अब इसे ये मत कहिए सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, इस वाले में ये ध्यान देना है, बस आपको सुनना है ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद इसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये इसको ऐसे ही रहने देना। पीडीएफ आपके पेपर तक आपके पास रहेगी, जस्ट आपको क्लिक करना है, लास्ट में पीडीएफ में जाना है, और जब लेक्चर समाप्त होगा तो उसमें आप पूरी चीजें रिवाइज कर पाओगे बहुत आराम से। ठीक है, 3000 से 2000 ईसा पूर्व में झारखंड में कांस्य युग का प्रारंभ हुआ। तो कांस्य युग का प्रारंभ कब हुआ? तो 3000 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास। 2500 ईसा पूर्व में असुरगढ़ से असुरों द्वारा लोहे के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो सर हमने पढ़ा था ना, असुरगढ़ में असुरों के द्वारा लोहे का प्रयोग किससे प्राप्त होता है? तो असुरगढ़ में प्राप्त होता है। 2500 ईसा पूर्व के लगभग के समय काल की बात है। सर कहीं पर 50 साल आगे, कहीं 50 साल पीछे लिखा भी हो सकता है, तो घबराना नहीं है इससे भी। 2000 से 1000 ईसा पूर्व आपका झारखंड में लौह युग का प्रारंभ होता है। तो लौह युग का जो आपका आयरन एज थी, इस आयरन एज का स्टार्ट काल समय क्या है? तो 2000 से 1000 ईसा पूर्व का समय काल है। लगभग 1500 ईसा पूर्व झारखंड में नवपाषाण संस्कृति की शुरुआत होती है। नवपाषाण संस्कृति की आपकी शुरुआत हो जाती है। 1717 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को गिरडीह के पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इसे इसी वजह से जो पारसनाथ की पहाड़ी है, इसे पार्श्वनाथ के नाम पे ही पारसनाथ की पहाड़ी के तौर पर भी जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व के आसपास झारखंड में मुंडा जनजाति का आगमन हुआ तथा असुरों और मुंडाओं के बीच मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। और असुर जो जनजाति थी, उस असुर जनजाति की असुर संस्कृति को नष्ट करने का काम किसने किया? सर मुंडा जनजाति ने किया। किसने किया? मुंडा जनजाति ने किया। सर अगला समय काल 250 ईसा पूर्व मौर्य शासक अशोक द्वारा अटाविक क्षेत्र किसे कहते थे? झारखंड को कहते थे। तो झारखंड इसी क्षेत्र में शामिल था। मैं
बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जो रक्षित नाम के एक धर्म प्रचारक अधिकारी था, तो रक्षित नाम का धर्म प्रचारक अधिकारी लगभग 250 साल पहले जो मौर्य शासक का थे आपके अशोक, उन्होंने नियुक्त किया था अटाविक प्रदेश के लिए। तो रक्षित कौन था? एक अधिकारी था, अटाविक क्षेत्र था, जिसके अंदर आपका आज का झारखंड, वर्तमान का झारखंड आता है। इसके बाद आपका 64 ईस्वी में फड़ी मुकुट राय के नेतृत्व में नागवंशी राज की स्थापना की गई। सर फड़ी मुकुट राय, सर वही राजा जिसने नागवंश की स्थापना की। हां जी बिल्कुल, इसे आदि पुरुष कहते हैं नागवंश का। सुतियांबे को राजधानी बनाया था इसने। तो सुतियांबे को राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? तो फड़ी मुकुट राय था, फड़ी मुकुट राय था। 78 से 101 ईस्वी पर आपके झारखंड में कुषाण शासक कनिष्क का शासन स्थापित हुआ। किसका? कुषाण शासक कनिष्क का स्थापन कब हुआ? शासन की स्थापना कब हुई? तो 78 से 101 ईस्वी। 335 से लेकर 380 ईस्वी में गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा अटाविक क्षेत्र पर मतलब विजय प्राप्त कर ली गई। तो गुप्त शासक अपना समुद्रगुप्त भैया ये आए, कहें कि भैया देखो हम अटाविक क्षेत्र पर कब्जा चाहते हैं, कब्जा मिल गया इनको। विजय के परिणाम स्वरूप झारखंड को उसका अधिकार स्थापित हो चुका था। अब भैया इसके पास अधिकार था। 346 ईस्वी में नागवंशी शासक प्रताप राय द्वारा अपनी राजधानी सुतियांबे से क्या कर दिया गया? चुटिया स्थानांतरित कर गई। मतलब कि सर ये जो सुतियांबे राजधानी चल रही थी ना, जब से इसको चुटिया कर दिया गया। अब 602 से 25 ईस्वी के बीच में शासक शशांक था, झारखंड पर इसका नियंत्रण स्थापित हो गया। लगभग 602 से लेके 625 तक। 606 से लेके 647 तक हर्षवर्धन के राज्य में कांगजल, जो आपका कांजागल है, वो जो राजमहल का क्षेत्र है, शामिल हो गया। और कांजागल ही हर्षवर्धन का चीनी यात्री जो हेनसोंग का प्रथम बार मिला था। अब एक बात बेटा हमेशा याद रखना कि हेनसोंग किसके शासन काल में आया था? क्या बोलोगे? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था हेनसोंग? तो भैया हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। ये बेटा सिर्फ आपको क्विक रिवीजन के लिए, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको मैं पीछे, ठीक है? ये सिर्फ आपके क्विक रिवीजन के लिए। 695 से लेके 736 ईस्वी तक नागवंशी शासक कंचन राय द्वारा अपनी राजधानी पर पविरागढ़ से कंचनगढ़ स्थापित कर दी। किसने? पविरागढ़ से कंचनगढ़ किसने स्थापित की? तो नागवंशी शासक आपका कंचन राय था। इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, याद मत रखना। कंचन राय के शासन काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप जनी शिकार की प्रथा शुरू हुई। तो जनी शिकार की प्रथा किसने शुरू की थी? तो आपके कंचन राय के शासन काल में यह शुरू हुई थी। तो एक बार इस बात को और ध्यान रखना। तो एक ये जो लगभग आपका कहिए कि झारखंड का थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा। तो मतलब कि यहां पे आज क्षेत्रीय राजवंश तो सर समाप्त हो गए थे, बाकी कुछ आपने फैक्ट्स भी बता दिए, वो भी हम लोग ध्यान दे लेंगे। आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सर ध्यान दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है? तो उसको ध्यान देना, मतलब याद नहीं करने की कोशिश करना है कि बैठ गए रटने ये इस ईस्वी से इस ईस्वी। जस्ट 2 से 4 बार रीड करना है समय समय रहने पर, तो कई बार आपको चीजें लंबे समय तक दिमाग में रिमेंबर रह जाएंगी। तो यहां पर आपका झारखंड का इतिहास समाप्त हो जाता है। किस चीज का? तो प्राचीन भारत का। अब हम लोग जो है मध्यकालीन भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। प्राचीन समाप्त हो गया, मध्यकालीन की ओर कल से क्लास करेंगे। तो क्या आप सभी प्यारे बच्चे मध्यकालीन के भारत के इतिहास को पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए तैयार हैं? यस और नो एक बार बताइए। हाँ जी प्यारे साथियों बताइए, क्या आप सभी प्यारे बच्चे तैयार हैं? क्या आप सभी प्यारे बच्चे तैयार हैं? यस और नो एक बार बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। शिकार की एक प्रथा थी, शिकार की एक प्रथा थी प्यारे बच्चे, शिकार का एक प्रथा थी। प्रथा मतलब होता है कि आपका कोई जो है कोई रिचुअल्स, इंग्लिश में रिचुअल्स बोलते हैं, ठीक है? हाँ, आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी बच्चों ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, उन सभी को बहुत सारा प्यार, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मुलाकात होगी। अब नेक्स्ट क्लास में शुरू किया जाएगा जी। तो इसे क्या ना रिवीजन मार लेना पूरा। हाँ, तुम्हारे लिए ही था, कर लेना रिवीजन अच्छे से। ठीक है शीलू जी, चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद साथियों, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा। मुलाकात कहां होगी? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल प्यारे बच्चे, बिल्कुल।